dear students, how are you all doing? I hope all of you are doing amazing, all of you are doing great. I am great as well. I am Nandini, I am your educator and mentor at Learn Karo. I am taking your legal studies for class 11. I hope आपको मेरे session समझ आ रहे हों. Any doubts, any queries you guys have, you can tell me in the comments. One more thing, सारे notes upload हो चुके हैं. If you haven't downloaded the app yet, Learn Karo, the live learning app हमारी app है. इस पर आपको सारे notes class 11, class 12 के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट एज वेल एज ऑल द ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे. बीट पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज, सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं. यू कैन चेक इट आउट, आप जाकर चेक कर सकते हैं. एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज चैट विद अस. आप हमारे साथ चैट भी कर सकते हैं. यू कैन हैव एक्सेस ऑफ लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन where you get access to all our videos, live sessions, doubt features, personalized students reports मिलेंगे आपको. You will get all the material in PDF form as well as all the binded form में भी binded notes भी आपको available करा दिए जाएंगे. Alright, आप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए. वहां पर आपको नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं. कोई डाउट की जरूरत नहीं है. All the important things are being covered here. ये बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केस लॉज हैं जो आप आगे लॉ करने वाले हो ना. अगर आप 5 साल की लॉ करोगे, 3 साल की लॉ करोगे, आप वहां पर भी यही मेन इंपॉर्टेंट केस लॉज पढ़ रहे होगे. सो दिस पार्ट अकॉर्डिंग टू मी इज सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पार्ट अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है. बहुत ज्यादा हम लोग उन्हें पढ़ेंगे और उन्हें याद भी करना है हमें. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं. अरे एक बात बोलना चाहती हूँ, क्लास 11 की लीगल स्टडीज देख के डिसहार्टन मत होना. क्लास 12 की लीगल स्टडीज इज सुपर इजी, सुपर इंटरेस्टिंग. 11 की भी इंटरेस्टिंग है. 11 तो बेस फॉर्म कर रही है. 11 नहीं पता होगा तो 12 में इतना मजा नहीं आएगा. 11 में पढ़ना बहुत जरूरी है, बट कंपैरेटिवली 12 की लीगल स्टडीज इज इजियर. ऐसा होता है, 11th में काफी सब्जेक्ट्स मुश्किल लगते हैं और 12th में वो बहुत ईजी हो जाते हैं सब्जेक्ट्स. ऐसा होता है, तो घबराना नहीं है. अच्छे से पढ़ना है, हम लोग को समझना है. किसी भी चीज में हमें पीछे नहीं होना है. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले रिट्स के बारे में. मैंने आपको बताया था कि हम रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके मीनिंग्स पढ़ेंगे, उनके ओरिजिन्स पढ़ेंगे. ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस यूज्ड फॉर टाइप्स ऑफ रिट्स, इनका मीनिंग क्या है, कहाँ से ये ओरिजिन आ रहा है, क्या इनका ओरिजिन है, द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड, कौन से कंटेक्स्ट में यूज होता है. यू मे आइडेंटिफाई द इन्वोकेशन ऑफ पर्टिकुलर रिट रेमेडी फ्रॉम जजमेंट्स. अब ये रिट्स कहाँ कहाँ यूज हो रखी हैं, हम उन जजमेंट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं. ऑलराइट, स्टार्ट करें. 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, पढ़ते हैं. Habeas corpus is the first writ. Habeas corpus ऐसे नहीं है कि नंबरिंग है, बट वैसे हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट writ जो हम पढ़ने वाले हैं इस habeas corpus. ओरिजिन क्या है, लैटिन है. ओरिजिन इतना फर्क नहीं पड़ता है कहाँ से आया है, बट यू शुड नो कि क्या मीनिंग है, उसका क्या पर्पस है. इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी. सिंपलेस्ट सेंस में बोलते हैं रिलीज ऑफ अ पर्सन जो अनलॉफुली डिटेन है, अनलॉफुली बिहाइंड द बार्स है, उसे जेल कर दी गई है, बट एक्चुअली तो वो इंसान बाहर होना चाहिए. सो एक रिट इशू होती है फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कराने के लिए, हैबियस कॉर्पस, दैट मेरा रिलीज कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अनलॉफुली डिटेन कर दिया गया है विदाउट एनी कोई कॉन्क्रीट रीजन. सो पर्पस क्या है, टू प्रोड्यूस अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी. चाहे प्राइवेट कस्टडी में उसे बांध दिया गया है या चाहे वो प्रिजन में है, बिफोर अ कोर्ट एंड रिलीज हिम इफ सच डिटेंशन इज फाउंड इलीगल. इलीगल है, अनलॉफुल है, एक ही मतलब है. सो ये थोड़ा डिटेल्ड में है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो. पर्पस ऑफ इशू आपको लिखने आ सकता है कि हैबियस कॉर्पस का काम क्या है. सो हैबियस कॉर्पस का काम क्या है, एक पर्सन को प्रोड्यूस करना जो अनलॉफुली डिटेन हो रखा है, जो डिटेन हो रखा है चाहे प्रिजन में चाहे प्राइवेट कस्टडी में, एंड उसको कोर्ट के सामने लाओ और रिलीज कर दो अगर वो अनलॉफुली डिटेन्ड है. ये बात समझ आई. हैबियस कॉर्पस काफी इंपॉर्टेंट रिट मानी जाती है. मैंडेमस की बात करते हैं. मैंडेमस का लैटिन ओरिजिन है. ओरिजिन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, बट ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है. तो मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड. कमांड क्या, वी कमांड व्हाट, एक्चुअली में होता है पब्लिक अथॉरिटी को एक एक क्वेश्चन करना, या फिर एक पब्लिक अथॉरिटी को कहना कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो. ऑलराइट, टू ऑर्डर टू अ पब्लिक अथॉरिटी कि तुम अपना काम करो. सो काम करो ये बदतमीजी से नहीं बोलना, बट एक्चुअली में कोर्ट कहता है कि हाँ जी आप पब्लिक अथॉरिटी हो, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू शुड डू योर वर्क. सो अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट. सो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट वी कमांड. वी कौन है यहाँ पे, कोर्ट जो है, कोर्ट कमांड करती है पब्लिक और क्वाज़ी पब्लिक लीगल बॉडी को, चाहे वो फुल्ली पब्लिक है चाहे क्वाज़ी, मतलब दैट अपीयर्स टू बी पब्लिक बट एक्चुअली भी पब्लिक नहीं है. बट क्वाज़ी पब्लिक मतलब कुछ फंडिंग गवर्नमेंट से आ रही है, कुछ गवर्नमेंट कर रही है, कुछ प्राइवेट कर रही है, तो दैट विल बी अ क्वाज़ी लीगल, क्वाज़ी पब्लिक लीगल बॉडी.
बट जो कह रही है आई विल नॉट परफॉर्म, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगी, तो एक कमांड है जो कोर्ट दे रहा है पब्लिक या क्वाज़ी पब्लिक लीगल बॉडी को कि भाई तू अपनी ड्यूटी कर ले, ठीक है, और वो रिफ्यूज कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा, तो ये कोर्ट जब ऑर्डर कर देती है तो उससे करना ही पड़ेगा। इट इज एन ऑर्डर बाय अ सुपीरियर कोर्ट, कोर्ट कौन सी है, सुपीरियर है, कमांडिंग पर्सन और पब्लिक अथॉरिटी टू forbear टू डू और forbear टू डू समथिंग इन द नेचर ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी। तो काम कौन सा करना है, पब्लिक ड्यूटी का काम है। तो टू डू और forbear मतलब refrain, forbear का मतलब होता है refrain करना, चाहे कर या फिर रुक वो काम करने से, क्योंकि तुम्हारी नेचर ऐसी है पब्लिक ड्यूटी की, तुम ये काम करो ये काम नहीं करो। तो नाउ वी नो वी कमांड, जिसका ये कहां से आ रहा है, ये मैंडेवस का मतलब है वी कमांड, और कौन कमांड कर रहा है, सुपीरियर कोर्ट कमांड कर रहा है पब्लिक अथॉरिटी को। पब्लिक अथॉरिटी एक्चुअली में पब्लिक भी हो सकती है, क्वाज़ी पब्लिक लीगल बॉडी भी हो सकती है, कमांड कर रहा है कि तुम अपनी ड्यूटी करो, वो रिफ्रेन कर रहा है करने से कि मैं नहीं करूंगा, और वो ड्यूटी क्या हो सकती है, कोई काम करने की भी हो सकती है और forbearance की भी हो सकती है। forbearance मतलब कोई काम नहीं करना। ये बात समझ आई, देखो याद कर लिया हमने, ये कि ये तो याद हो गया हमें, आगे देख लेते हैं। तो देखो सबकी ओरिजिन लैटिन ही है, तो दिस मेक्स नो सेंस, ये ओरिजिन मेक्स नो सेंस, बस ये याद रखना कि लैटिन टर्म्स है, ये सब आपको याद रखने हैं, और कुछ ऐसे याद नहीं करना कि इनकी ओरिजिन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक आधा लिखना पड़ जाए तो लिख देना, बट नॉट रेलेवेंट। तो फिर ये टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, क्वो वारंटो है, क्वो वारंटो के बीच में हल्का सा डैश आता है, क्वो वारंटो मतलब बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी, एक्चुअली में क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, तो बाय व्हाट अथॉरिटी मतलब क्वो वारंटो दैट इज to issue directive to a person to vacate an office wrongfully occupied। कोई इंसान फॉर इंस्टेंस पुलिस के कपड़े पहन के ट्रैफिक कंट्रोल करने लग जाए, या पुलिस के कपड़े पहन के किसी को अरेस्ट कर ले, ये सब चीजें होती है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है आपके पास, तो क्वो वारंटो की रिट इशू होती है कि आप किस सेंस में ये काम कर रहे हो, अपना कार्ड दिखाओ, या फिर अगर तुम कहते हो मैं आईटी ऑफिसर हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी दिखाओ कि हाँ भाई तुम जेन्युइनली वो हो, तुम किसी और को ऐसे ना कर रहे हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ कार्ड बनवा रखा हो। सो देन दिस क्वो वारंटो इशू किया जाता है, तो उसका मतलब क्या है, टू इशू डायरेक्टिव टू अ पर्सन टू वेकेट एन ऑफिस रॉन्गफुली ऑक्यूपाइड। अगर तुमने गलत मीन से एक्चुअली में कपड़े पहन के और कोई ऐसे फेक सा आईडी कार्ड बनवा लिया है, उस केस में तो तुम्हें उसे वेकेट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट परफॉर्म दैट। तो इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस। तो ऑर्डर इशू कौन कर रहा है, कोर्ट कर रहा है कि प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस। ऑफिस होल्ड करने से मना किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो एंटाइटल ही नहीं है, आउस्ट मतलब बाहर निकाल देना फ्रॉम दैट ऑफिस, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू बी इन दैट पोजीशन, वो सिर्फ अपनी मर्जी से आ गया है, एक्चुअली में उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, सो क्वो वारंटो रिट इशू की जाती है। फिर सर्शियरी की बात कर लेते हैं, टू बी मोर फुल्ली इन्फॉर्म। तो क्या होता है, तो सर्शियरी में क्या होता है, टू रिमूव अ केस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड गेट द प्रोसीडिंग्स बिफोर इट। तो मतलब क्या होता है, कभी कभी फॉर इंस्टेंस हाई कोर्ट में कोई केस हो, तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि केस आप छोड़ दीजिए, मेरे को दीजिए, क्योंकि थोड़ा मोर इंपॉर्टेंस का है, सुप्रीम कोर्ट उसे करने लग जाए, या फिर हाई कोर्ट अपने छोटे कोर्ट को कहे, छोटे कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट को कहे आप ये केस छोड़ दीजिए, ये केस हाई कोर्ट टेकअप करेगा, बिकॉज इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है। So to be more fully informed मतलब to remove a case from subordinate court, अपने से नीचे वाले कोर्ट को हटा के वो केस और वो प्रोसीडिंग्स अपने सामने लाना। So it is a writ issued superior court to an inferior court। ये याद रखना, सुपीरियर कोर्ट रिट इशू करता है इंफीरियर कोर्ट को, और बॉडी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज, चाहे वो इंफीरियर कोर्ट भी हो सकता है, कोई ट्राइब्यूनल भी हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है जो कि जुडिशियल काम कर रही हो, या पार्टली जुडिशियल कर रही हो, पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव कर रही हो। ट्राइब्यूनल्स में ऐसे ही तो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में कि सूट जो है, जो वो केस है, टू रिमूव करे, उसे हटा दिया जाए, एंड एडजुडिकेट अपॉन द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ बॉडी एक्सरसाइजिंग, एंड उसकी वैलिडिटी देखें, वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स देखें कि एक्चुअली में वो कितना वैलिड है, कितनी सही है वो प्रोसीडिंग्स, और उनको अपने सामने लाया जाए, ठीक है। और बॉडी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल, या फिर इसको भी एग्जामिन कर सकते हैं, केस को तो एग्जामिन करते ही हैं, जुडिशियल बॉडी को भी एग्जामिन कर सकते हैं कि उसने इस केस को कैसे लड़ा। तो विच मीन्स कोई डिसीजन वो दे गया है, तो वो केस तुम टेकअप करो, उसको रिव्यू करो कि उन्होंने क्या डिसीजन दिया है। तो कौन सी रिट इशू होती है, सर्शियरी की रिट इशू होती है इन दिस केस। तो अब हमें समझ आया कि रिमूव करो एंड एडजुडिकेट अपॉन द वैलिडिटी, एडजुडिकेट मतलब डिसाइड द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट डिसाइड करना प्रोसीडिंग्स का, और जो एक्चुअली में बॉडी फाइट करी थी, क्या वो बॉडी वैलिड है, क्या वो बॉडी ठीक है। देन वी टॉक अबाउट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट क्या कहती है, टू फॉरबिड और टू स्टॉप,
ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब तो स्टॉप होता है ना, प्रोहिबिट फ्रॉम डूइंग समथिंग, यू शुड प्रोहिबिट फ्रॉम स्मोकिंग, तो प्रोहिबिशन स्मोक से करना मतलब स्मोक कॉजेज लंग कैंसर, स्मोक मतलब हेल्दी नहीं होता है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है स्मोकिंग, तो फॉरबिड करना, स्टॉप करना इज प्रोहिबिशन। टू प्रिवेंट अ सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑन अ केस, तो प्रोहिबिशन का मतलब यही होता है कि एक्चुअली में उसे रोक देना, हॉल्ट कर देना, हॉल्ट मतलब स्टॉप ही होता है कि तुम ये केस कंटिन्यू ना करो, प्रिवेंट करना बेसिकली। सो इट इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट, अगेन ये सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को देता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम डीलिंग विद अ मैटर ओवर विच इट हैज नो जुरिसडिक्शन। भाई तुम्हारे पास इसकी जुरिसडिक्शन नहीं है, या तो अमाउंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, या फिर सोसाइटी के लिए बहुत मेन मेजर केस लॉ है, ये केस है, तो इसलिए हम देंगे इसे, आपके पास इसकी जुरिसडिक्शन नहीं है, ये आप रोक दीजिए। एम यही है इसका, दैट इज टू कीप इंफीरियर कोर्ट्स विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर जुरिसडिक्शन, कि आप अपनी लिमिट से बाहर काम मत करिए, इतने बड़े बड़े केसेस आप ना लीजिए, हम ही लेंगे, तो आप प्रोहिबिशन का रिट इशू हो जाता है। प्रोहिबिशन मीन्स टू स्टॉप। ये रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। As observed by Dr. Basu, डॉक्टर दुर्गा बासु ने अपनी बुक में क्या बोला, इंट्रोडक्शन, बुक का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, दे हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने कहां से अडॉप्ट किया है, दे हैव अडॉप्टेड फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, क्योंकि सबके पास पावर होती है हमारे इंडिया में, है ना, हाँ कि ना, डेफिनेटली जो यूनियन के पास पावर होती है वही स्टेट के पास भी काफी पावर्स होती है, कौन से मैटर्स डिसाइड करने हैं, तो इन्होंने कहां से कॉपी किया है, दे हैव एक्चुअली कॉपीड फ्रॉम ब्रिटिश मॉडल, ये सब आया ब्रिटिश मॉडल से ही है, फॉलोइंग द ब्रिटिश मॉडल फॉर द प्राइमरी रीजन। बेसिक रीजन क्या है, फाउंडेशन रीजन क्या है, फाउंडिंग रीजन यही है दैट पीपल हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ दिस सिस्टम, कि लोगों को बहुत टाइम से ये चलता आ रहा है, जब से ब्रिटिश रूल था इंडिया के ऊपर तब से यही चलता आ रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो इंडिया ने कॉपी किया ब्रिटेन को कि हाँ इतने टाइम से एक एक्सपीरियंस बना आ रहा है, लॉन्ग एक्सपीरियंस है, दे हैव हैड अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ दिस सिस्टम, और यही हमारे इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले गवर्न होते थे उस टाइम पे यही चलता आ रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तभी उन्होंने इसे अडॉप्ट किया। द मेकर्स डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के उन्होंने रिजेक्ट किया द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज फॉलोड इन यूएस। यूएस में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमने पढ़ा था हाउ यूएस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटेन एंड इंडिया, हमने पढ़ा था ना उसके बारे में। ऐसे ही इसमें बताया हुआ है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो फॉलो होती है यूएस में, इट एप्रीहेंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ executive from the legislature which our infant democracy would not have been able to afford. So एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर। सेपरेशन तो है एग्जीक्यूटिव ऑफ लेजिस्लेचर का, बट यूएस में बहुत एक्सट्रीम सेपरेशन है, प्रेसिडेंट बिल्कुल अलग है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता है ना, वहां पर भी प्रेसिडेंट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, बट वहां पे प्रेसिडेंट बहुत फ्रॉम लेजिस्लेचर, उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। सो यही बोला गया, जो मेकर्स थे उन्होंने डेलिबरेटली जानबूझकर रिजेक्ट किया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज फॉलोड इन यूएस। एप्रीहेंडिंग मतलब फियर था उन्हें, बहुत डर था इस बात का, दे फियर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर, कि यार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गन जैसे काम करते हैं, और हमारी इन्फेंट डेमोक्रेसी मतलब इन्फेंट इज अ चाइल्ड जो छोटा है बहुत ज्यादा, चाइल्ड डेमोक्रेसी मतलब अभी भी पैदा हुई है, डेमोक्रेसी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। अनलाइक द ब्रिटिश मॉडल, इंडिया डिक्लेयर इटसेल्फ एज रिपब्लिक, इंडिया ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी के बहुत ज्यादा हमारी इंडिया को रिपब्लिक डेमोक्रेसी बोला जाता है, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बहुत कॉमन फीचर्स है, माइन्यूट डिफरेंस रहता है रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी में डील करता है, डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स जो है एनफोर्सेबल होते हैं। This is inspired by Irish Constitution. One mark question, very important. Irish Constitution से inspired है DPSP, याद होना चाहिए। Special provisions है for promoting freedom of trade and commerce in the country as included in Part 13. Part 13 of Indian Constitution क्या कहता है? As included in Part 13 are influenced by Australian system. So now they are saying जो special provisions है कि freedom of trade और commerce होना चाहिए Part 13 में, तो ये कहां से इंस्पायर्ड है, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। वी नो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना सारा जो फ्रेमवर्क है हमने बहुत जगह कॉपी कर रखा है, ले रखा है, बोरो कर रखा है फ्रॉम वेरियस फंडामेंटल राइट्स, बोरोड है, डीपीएसपी फॉलो बोरोड है, रिट्स, ये सब चीजें हमने बाहर से ले रखी हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले रखी हैं, तो इसमें यही बात करी हुई है। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिक है
in its form and contents, whatever contents it has, बहुत ज़्यादा यूनिक है, अलग है. By virtue of 73rd, 74th Constitution Amendment बहुत important है, Act 1993. दोनों 73rd Constitution, 74th Constitution का year 1993 ही है. Part 9 and Schedule 9 were added to the Constitution. तो 73rd Constitution पता है क्या कहते हैं? 73rd Amendment, फिर 74th Constitution Amendment बोल लो, Constitution Amendment बोल लो, ठीक है. तो का ईयर क्या है? 1993. एक बात ये याद रखना, इससे Schedule 11 ऐड हुआ था, इससे Schedule 12 ऐड हुआ था. This talks about पंचायत, this talks about municipalities. ठीक है. 73rd Amendment, 74th Amendment 1993 है दोनों का ईयर. 73rd Amendment Constitutional Amendment बोलो. 73rd Constitutional Amendment 1993 ने ऐड किया था Schedule 11 that talks about पंचायत. 74th Constitutional Amendment 1993 talks about Schedule 12. ठीक है. Schedule 12 में क्या है? Municipalities है. Alright, ये बात क्लियर हो गई है. तो इसमें ये बताया Schedule 11 were added. Part 9 important नहीं है, इतना नहीं पता होना चाहिए कि Part 9 were added. These amendments provide framework for establishment of panchayats and municipalities. ये important है, पता होना चाहिए municipalities and panchayats के लिए ऐसे establish किया गया था. फिर Part 14 क्या कहता है? Part 14 of Constitution contains provisions regarding service matters of personnel. Personnel means employee होता है, appointed to public services. UPSC होता है ना, तो इसकी बात ही कर रहे हैं ये. अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन के जो एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, एंड प्रोविजन ऑन एस्टैब्लिशमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ PSC, मतलब UPSC होता है, फिर SPSC मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. जैसे मैंने आपको बताया था ना, UPSC का एग्जाम देते हैं, IAS वगैरह बनते हैं, ऐसी उसकी बात ये कर रहे हैं. फिर पार्ट 14A क्या कंटेन करता है? सेटिंग अप एंड फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. ये पार्ट्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है. पार्ट 14 इंपॉर्टेंट है. देन पार्ट 14A इंपॉर्टेंट है. एडजुडिकेशन मतलब कोई रिजॉल्व करना डिस्प्यूट को ऑफ मैटर्स अंडर देयर अंडर, कोई भी इनके अंदर मैटर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर, तो ये सब पार्ट 14A में डील किया जाता है. ऑलराइट. पार्ट 15 कंटेन्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शन जो होते हैं, फिर अथॉरिटीज देयर आफ्टर, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सब पार्ट 15 में आते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल याद रखना हो तो आर्टिकल 324 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना. फिर हम पढ़ लेते हैं फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. दुर्गा दास बासु अपनी बुक जो उनकी थी इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बहुत डिस्टिंक्शन है, मतलब इट हैज द डिस्टिंक्शन, मतलब बहुत डिस्टिंग्विश्ड, अलग से, जो कहीं नहीं है. ठीक है. डिस्टिंग्विश्ड ऑफ बीइंग द लेंथीएस्ट, सबसे लंबा है, डिटेल्ड है, एक बात डिटेल में लिखी गई है, इलैबोरेटेड है, लेंथी है, बड़ा करके सारी डिटेल्स दी गई है, इलैबोरेट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है द वर्ल्ड हैज सो फार प्रोड्यूस्ड. तो वर्ल्ड में लेंथीएस्ट, डिटेल, मोस्ट इलैबोरेट किसका है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है. इट कंसिस्ट्स ऑफ 395 आर्टिकल. 395 आर्टिकल्स है. कभी भी पूछा जाए कितने आर्टिकल्स है, हमेशा 395 आर्टिकल्स यहाँ बोलेंगे. उससे अलावा 104 अमेंडमेंट जरूर हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, काफी अभी पेंडिंग भी है, तो अमेंडमेंट्स. ठीक है. एंड मेनी आर्टिकल्स वर एडेड सब्सिक्वेंटली, मतलब और आर्टिकल्स ऐड होते गए, किससे हुए? अमेंडमेंट्स से हुए. एंड सम वर रिपील्ड. रिपील मींस हटा दिया गया बाय वे ऑफ अमेंडमेंट. 35A, आर्टिकल 370, ये सब रिपील कर दिए गए ना, मतलब हटा दिए गए. तो ये कह रहे हैं कुछ आर्टिकल्स ऐड हो गए, कुछ रिपील कर दिए गए, इसमें यही बात बताई हुई है. ऑलराइट. ओरिजिनली बस हम यही बोलते हैं कि 395 articles है. Then the additions have been given alphanumeric enumeration. Enumeration मतलब एक लिस्ट होती है, लिस्ट एक बनाई गई है, एक 1 2 3 ऐसे करके लिस्ट बनाई गई है. alphanumeric लिस्ट जो है alongside the original article. Original article के साथ एक लिस्ट बनाई गई है. और originally the constitution consisted of 8 schedules. पहले 8 schedules होते थे, आज के टाइम पे कितने हैं? आज के टाइम पे 12 schedules है. ठीक है. फिर इसमें बात करी गई है Constitution of India provides the organization, structure and functioning. देखो, organization provides for the organization, structure और उसकी functioning of not only central government organs. central government organs के बारे में बात नहीं हो रखी है, but also state government के organs को भी define करता है हमारा Constitution.
इट कंटेन्स फॉर अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क, एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क है, रूल्स पॉलिसीज जो है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, जुडिशरी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सिटीजनशिप्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एटसेट्रा। तो ये सब हमें लर्न करने हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में मेंशन्ड है। ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की भी मेंशन है। क्या क्या अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए जुडिशरी का, लेजिस्लेचर का, देन पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर इज वन एंड द सेम, एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस, कौन कौन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सारी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में करी गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है डीपीएसपी, कौन से कहां से हमने उठाए हुए हैं, कहां से बोरो कर रखे हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड है ना, उसका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। डीपीएसपी ऑफ मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आउटलाइन करता है पार्ट 4। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा डीपीएसपी याद रखना, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, मैंने आपको बताया हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते हैं, बट नेवरदलेस दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। पता है गवर्नमेंट क्या करती है, जो ये फंडामेंटल ये है ना, मतलब डीपीएसपी ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक्चुअली में तो एनफोर्सेबल नहीं है, अगर कोई इन्फ्रिंज करे तो आप जाके केस नहीं लड़ सकते उनके अगेंस्ट ये कि सुप्रीम कोर्ट में कि डीपीएसपी ब्रेक हुआ है, बट एक्चुअली ना गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट इनको लॉज में कन्वर्ट करती है और फिर एनफोर्स करा देती है कि आपने लॉ ब्रेक किया, समझ गए। तो डीपीएसपी मोर और लेस एनफोर्सेबल हो जाते हैं, बट एक्चुअली में वो एनफोर्सेबल नहीं है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की ड्यूटी होती है कि अप्लाई करें, मेकिंग जो भी लॉ बना रहे हैं उसमें ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को ब्रेक करो तो आप लॉ को ब्रेक करो, और लॉ को ब्रेक करो तो आपको जेल होगा, फाइन होगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। समझ आई ये बात? तो यही बात करी गई है, वैसे डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। ऑलराइट, फिर प्रियम्बल की बात करें हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इट्स प्रियम्बल, स्टार्ट ही प्रियम्बल के साथ होता है। प्रियम्बल इज मोर लाइक एन इंट्रोडक्शन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड फंडामेंटल राइट्स केस, फंडामेंटल राइट्स केस कौन सा है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 केस में स्टेट ऑफ केरला है, बट यूनियन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन राइट आइदर ऑफ दिस। वैसे हम लोग बेसिकली लिखते हैं केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ऑलराइट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स केस में केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। उसमें क्या बोला कि प्रियम्बल डज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बताया गया था कि प्रियम्बल कोई बाहर की चीज नहीं है, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का ही। The objective specified in preamble consist of the basic structure of the constitution। तो हमें पता है केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रखी है। तो इसमें ये बताया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स जो है स्पेसिफाइड हो रखे हैं प्रियम्बल में, वो किस चीज की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आप देखो तो सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, फिर सेक्युलरिज्म, ये सब चीजें मेंशन है हमारे प्रियम्बल में। तो यही बताया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफाई कर रखे हैं प्रियम्बल में, दे कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर, दिस ऑल इन्वॉल्व्स द बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल जो है गाइड है इंटरप्रेट करने का प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्चुअली में इंटरप्रेट करने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, वो होता है ऑन द प्रोविजंस ऑफ द on the basis of what is written in the preamble। ये preamble ही लिखा हुआ है, we the people of India, socialist, secular, democratic, republic। तो ये सब क्या है, ये बेसिक फीचर्स हैं इंडिया के, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, डेमोलिश नहीं कर सकते हैं। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का रीअफर्म्स, मतलब अफर्म करता है, कंफर्म करता है दैट पीपल ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है, इनैक्ट किया है एंड गिवन देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनके पास अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है जो उन्हें गवर्न कर रहा है, जिसमें सब लॉज पॉलिसीज मेंशन्ड है। सुप्रीम कोर्ट इन चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 का केस है, उसमें क्या बोला उसने, पॉपुलरली नोन एज भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी केस, ठीक है। चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ 1990 का केस है, इसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी केस। उसने बोला इट हेल्ड दैट सोवरीन, सोवरीन डिनोट, सोवरीन मतलब सुप्रीम पावर, डिनोट्स दैट इंडिया इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी उसे गवर्न नहीं करेगी, and that India has as a state has the power to legislate on any subject in conformity with the constitution limits। मतलब उसे कोई आउटसाइड अथॉरिटी आकर गवर्न नहीं करेगी, उसके लिए लॉज कोई बाहर का लोग नहीं बनाएंगे, उन्हें आपस में ही लॉ बनाना है, बट कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करते हुए नहीं बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रखते हुए, उसके प्रोविजंस के लॉज को दिमाग में रखते हुए ही बनाना है। भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी में सोवरीन का मतलब निकाला गया था, सोवरीन डिनोट्स दैट इंडिया as a state has the power to legislate, means to make laws on any subject, कोई भी सब्जेक्ट में वो लॉज बना सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसको खत्म नहीं करना चाहिए, उसका पर्पस डिफीट ना हो।
Further देख लो तो preamble to the constitution states that India's governing system is based on republican and democratic principles. मैंने ये बताया ना, इंडिया जो है डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, हम यही बोलते हैं डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में चाहे कम फर्क है, बट इंडिया जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी है और रिपब्लिक प्रिंसिपल्स भी इसके हैं. सो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया केस है ये, जो 1994 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आज एसआर बोमाई बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हम आगे भी पढ़ते हो आप इस केस को, पता है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994. ये एससी 1918 ये तो छोड़ देना, बस ये पता होना चाहिए कि 1994 का केस है ये, ठीक है, डिसाइड हुआ था 1994 को. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वर्ल्ड डेमोक्रेसी signifies that India has a responsible parliamentary form of government. जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी है इंडिया की, वो सिग्निफाई करती है that India is a responsible, India has a responsible parliamentary form of government which is accountable means answerable है elected legislature को, जो पार्लियामेंट काम कर रही है उनको responsible है. Republic denotes that head of the state is elected person and not a hereditary monarch. रिपब्लिक का मतलब यही है कि कोई पर्सन इलेक्ट किया जा रहा है, लोगों के विल से कोई पर्सन इलेक्ट किया जा रहा है. एक्चुअली में कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, जो मतलब कि उसका बेटा बन गया है आगे, वो पहले वो राजा था अब उसका बेटा राजा है या उसकी बेटी है. so on and so forth. So any Indian without discrimination as to caste, creed, sex, religion, इन सबको लेकर जो तुम्हारा ये सब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता तुम्हारे पास, कैन contest for presidential elections. तो एनी पर्सन यू बिलोंग टू एनी कास्ट, कोई भी तुम मैन हो वुमन हो, कुछ भी तुम्हारे अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो, प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हो, एंड कैन ऑक्यूपाई द ऑफिस provided he fulfills the eligibility conditions specified in the constitution, that he should be a citizen of India, एज इतनी होनी चाहिए, ये सब चीजें अगर स्पेसिफाइड हो जाए तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो. एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है. बट वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस कास्ट के हो या इस कलर क्रीड के हो, रिलीजन तुम्हारा ये है तो आप नहीं बन सकते हो, ऐसा डेफिनेटली नहीं हो सकता. सो प्रीएम्बल सीक्स टू अचीव फॉर ऑल सिटीजंस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, ये सब ऐसे क्वालिटीज लिखी हुई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, यूनिटी, इंटेग्रिटी, मिलजुल कर रहना, ये सब चीजें जो है प्रीएम्बल मेंशन करता है कि इंडिया को मिलजुल कर रहना है. प्रीएम्बल जो है, द प्रीएम्बल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है एम टू सिक्योर to its citizens equality of status, equality in opportunity in state affairs. इलेक्शंस की बात हो जाए तो सबको इक्वालिटी मिलती है, सबको इक्वल स्टेक है, वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. स्टेट एम्प्लॉयमेंट में विदाउट एनी स्पेशल प्रिविलेज, कोई प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज या डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलता है कि आप इस रिलीजन के, इस रेस के, इस कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पे आपको कुछ भी अलग से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है. The word socialist was added. Socialist word add किया गया था 42nd amendment, बड़ा important amendment है ये, अगर आप आगे लॉ करोगे तो आप पढ़ोगे. 42nd and 44th amendment में बहुत बातें हो रखी हैं 1976. तो सेक्युलर वर्ड जो ऐड किया था 42nd amendment 1976 में ऐड किया गया था. 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, दिस टर्म मतलब सोशलिस्ट जो है डिफाइन नहीं है इन जनरल. सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम जहां पर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट ओन होती है, सब कुछ सेंटर के हाथ में नहीं है. सोशलिस्ट का मतलब यही होता है, हर चीज कोऑपरेशन से हो रही है. वर्कर्स जो है, कोई भी मालिक और वर्कर की कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, वर्कर्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है. सो ऑल ऑफ दीज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टेट ओन, ऑल द वर्कर्स गेट एन इक्वल स्टैंड. समाजवादी, बेसिकली सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी. So the Supreme Court in case of S.R. Bommai versus Union of India 1994 का केस है, उसने क्या बोला, that held the principal means main aim of socialism to eliminate inequality of income. मैंने ये बताया ना, तभी कोई मतलब नौकर नहीं है, कोई मालिक नहीं है. inequality of income, status, तुम क्या हो, तुम मालिक हो, ये सब चीजें हटाने के लिए एक सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया था. स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एंड टू प्रोवाइड, एक डिसेंट स्टैंडर्ड होनी चाहिए, हर जो इंसान काम कर रहा है उसको एक डिसेंट लिविंग मिलनी चाहिए. प्रीएम्बल कहता है इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब उसका कोई अपना धर्म नहीं है. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन आइज ऑफ इंडिया. इंडिया के लिए हर रिलीजन एक्चुअली में सेम है और वो कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करता है. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मल्टीफेरियस रिलीजन्स, मतलब जो वाइड डायमेंशन, बहुत डायमेंशनल रिलीजन्स है, अलग अलग है, वैरायटी ऑफ रिलीजन्स है, बिलीव्स हैं, ठीक है, सेक्ट्स हैं, मतलब व्हाटएवर यू प्रैक्टिस, व्हाटएवर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हो. इट्स पीपल प्रोफेस एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स. प्रैक्टिस, प्रोफेस मतलब गाते अलग हैं, हर चीज को अलग वे में प्रेजेंट करते हैं अपने रिलीजन का, सबका अलग अलग प्रैक्टिसेस है.
बट इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मैंने नहीं बताया उसका अपना कोई धर्म नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इट गिव्स इक्वल रिस्पॉन्स या इक्वल जस्टिस मिलती है हर रिलीजन को, आप कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज नो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको यहीं वर्शिप करना है या यहाँ वर्शिप करना है, कोई ऐसी जगह नहीं है। स्टेट कोई आइडेंटिफाई नहीं करती है इटसेल्फ या फेवर नहीं करती है कोई पर्टिकुलर रिलीजन को। स्टेट लॉज एंड पॉलिसीज प्रोहिबिट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, आपको एक्चुअली में कोर्ट जाना पड़ सकता है अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड कॉन्फर्स प्रोटेक्शन मिलती है सिटीजन्स को टू प्रोफेस, मीन्स हाउ डू दे गो अबाउट सेइंग, चैंटिंग, ये सब प्रोपगेट करना, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने रिलीजन्स को, तो उनके पास बिल्कुल फ्रीडम होती है। प्रोफेस मतलब होता है क्लेम करना, प्रोपगेट मतलब होता है कन्फेस करना, कन्फेस कम्युनिकेट करना, स्प्रेड करना। जो ये वर्ड है सेक्युलर ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट, अगेन सेक्युलर, सेक्युलिस्ट, सेक्युलर, सोशलिस्ट, ये सब 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है, ये याद रखना। इवन बिफोर द अमेंडमेंट ऑपरेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म वाज विजिबल, चाहे सेक्युलर वर्ड बाद में ऐड हुआ, उससे पहले भी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री ही था, इसकी सेक्युलरिज्म जो होती है रिफ्लेक्ट होती थी, ठीक है, इन द फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी में रिफ्लेक्ट होती थी कि हाँ इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है। दिस हैज आल्सो बीन गिवन स्टेटस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केशव नंदा भारती केस में सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट, ये सब चीजें इंक्लूड करी गई है बेसिक फीचर्स में, जो कि हटा नहीं सकते हैं। कोई भी ऐसा केस नहीं हो सकता है कि भाई रिलीजन जो है ऑफिशियल रिलीजन लाओ, ये सब चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर पे हाथ नहीं लगाया जा सकता है, कोई भी चीज अमेंड नहीं हो सकती है। With this we come to an end of part 3. I hope ये बात समझ आ गई होगी। Any doubts you guys have, do let me know in the comment box. I will be awaiting for your replies. आपके replies समझ आया है, कोई suggestion, कोई feedback, I would love to see your responses. Thank you so much for being a part of this session. I hope this was useful. मिलते हैं जल्दी से part 4 के साथ। There are 5 parts to basic features of Constitution of India. Okay, alright, I will see you super soon. Till then, take care.